कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला? ये डाउट तुम्हें आज के बाद बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर तुमने मेरी एक एक बात को अगले 10 मिनट तक ध्यान से सुना। क्योंकि बच्चे हम एक एक चीज को आज जीरो लेवल से समझने वाले हैं एकदम, ठीक है। और उसमें जो हम सबसे पहली चीज समझेंगे वो समझेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि देखो हम जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की ही निकालते हैं। तो क्या है सर ये फिजिकल क्वांटिटी? बच्चे कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम मेजर कर सकते हो और जो इन जनरल हमारे फिजिक्स के लॉज फॉलो करती है वो हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल। जैसे फोर्स, आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, बोलते थे ना कि इस पे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। फोर्स को आप मेजर कर सकते हो कि नहीं, हाँ या ना? और फोर्स हमारे फिजिक्स के लॉ भी फॉलो करता है। और आप ये समझ लो कि आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, आप फिजिक्स में पढ़ते हो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। तो इन शॉर्ट आप फिजिक्स में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो लव, लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब कोई बोले कि भैया मेरा वाला मुझे 5 किलो प्यार करता है, तो भैया उसका थोड़ा सा दिमाग खराब है, आप उसको बोलिए, ठीक है। आप कैसे मेजर कर सकते हो कोई कितना प्यार करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज फॉलो करती है, और इसी के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं जिसको भी हम समझेंगे। अब ये फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की होती है बच्चे, एक फंडामेंटल, एक डेराइव्ड। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जैसे एक घर होता है तो घर की नींव होती है ना, नींव, ठीक है। जो पहले बनती है फिर उसके ऊपर घर बनता है और पूरा घर उस पर टिका होता है, मतलब नींव उस घर का क्या है, आधार, बेस। तो वैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि बाकी सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है अदर देन फंडामेंटल क्वांटिटी, टोटल 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। उन्हें डिफाइन करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हमें फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, या फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी होती। जैसे फोर्स है, अभी आप पढ़ोगे फोर्स डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी है उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी से मिलके नहीं बनी, और इनकी मदद से हम बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। और जिन फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से डिफाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल और डिराइव्ड हमने समझ ली, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। उसके पहले हम सात हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसे हम समझते हैं, ठीक है। तो बच्चे हमारी जो सात फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट है उसकी कितनी पावर है, ठीक है, वो होता है लुमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका केमिस्ट्री में यूज होता है, आपने जो सब्सटेंस लिया है वो कितना है उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। आप सभी को पता है मास हम केजी में मेजर करते हैं, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने पढ़ा है एम्पियर में, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। ये कैंडला, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी किस में मेजर करेंगे? कैंडला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शायद आप में से कुछ लोग पढ़े होंगे मोल, जिन्हें नहीं पता तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, मोल में मेजर करते हैं, ठीक है। अब हमने मास को एक सिंबल दिया जो कि है कैपिटल एम, और हमने बोला कि ये मास की क्या है, डायमेंशन। अब समझो भैया ये मास की डायमेंशन है, इसका मतलब क्या है? भाई यूनिट तो थी ना मास की, किलोग्राम, डायमेंशन की क्या जरूरत पड़ी? बच्चे देखो, अब मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, कोई छोटी चीज है तो उसको ग्राम में मेजर करेंगे, कोई बड़ी चीज है बहुत ज्यादा टन में भी मेजर कर सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग यूनिट है ना। लेकिन डायमेंशन, मास चाहे कहीं पे भी आप मेजर करो हमेशा क्या रहेगी, एम। तो डायमेंशन कभी चेंज नहीं होती, यूनिट चेंज हो सकती है लेकिन डायमेंशन कभी चेंज नहीं होती। इसलिए हमने बोला कि भैया मास के लिए हम एक डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं, एक सिंबल जो कि क्या है, कैपिटल एम। इसी तरह लेंथ के लिए सिंबल क्या है, कैपिटल एल। इसी तरह टाइम के लिए कैपिटल टी। करंट के लिए यहाँ कैपिटल आई लिखा है, आपको आपके बुक में कैपिटल ए भी दिख सकता है, ठीक है। टेम्परेचर कैपिटल के, ठीक है। सी डी कैंडला किसके लिए होगा, लुमिनस इंटेंसिटी। और एम ओ एल मोल, मोल किसके लिए होगा बच्चा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, उनकी डायमेंशन क्या है, आप इसको पॉज करके एक बार भले रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, उससे हमें क्या मिलता है, क्या फायदा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होती है, आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली। सर बहुत भारी डेफिनेशन लिखी है, बच्चे समझो।
मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से हम फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को डिफाइन करता है उसका डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में ये बताता है कि कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी और उसकी कितनी कितनी पावर, कितनी कितनी पावर मतलब जैसे मान लो किसी में हमें लेंथ को 2 बार लेना है तो हम बोलेंगे लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब हमें फंडामेंटल क्वांटिटी को किस किस को लेना है, किस पावर तक लेना है, जिससे हमें वो फिजिकल क्वांटिटी मिले, बस वही उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, डायमेंशन। जैसे अभी देखिए मैंने आगे लिखा है कि फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है mLT-2। कहने का मतलब क्या है कि जो फोर्स का हमारा रिलेशन है फंडामेंटल क्वांटिटी से वो है mLT-2 और यही इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, आगे क्या लिखा है व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी वी गेट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। जो बात मैंने आपको समझा दी। डायमेंशनल फॉर्मूला के फायदे क्या है, तो आर यूजफुल फॉर चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अभी हम देखेंगे भाई अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जैसे F=ma, तो डायमेंशनल फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी फॉर्मूले का ये चेक कर सकते हैं कि भैया वो सही है या नहीं, उसकी कितनी करेक्टनेस है, कुछ गलती तो नहीं है उस फॉर्मूले में। ठीक, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी एक, जैसे आपको पता है अलग अलग चीजों की हम मेजर करते हैं अलग अलग सिस्टम में, जैसे मान लीजिए लेंथ है आप मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में भी। तो इसी तरह से फोर्स है आप पढ़ेंगे न्यूटन में भी मेजर कर सकते हैं और डाइन में भी। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करने के लिए भी आप किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला का, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के रूप में। ठीक है, दूसरी बात कहीं कहीं पे हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत जरूरी है फिजिक्स में, आपको जगह जगह पे अलग अलग चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि भैया कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको बेसिक सा पहले तो उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें वेलोसिटी की, हम एग्जांपल से समझेंगे आपको सारी बात समझ आएगी। आपको पता होना चाहिए बच्चे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। भाई आप कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये आप लेंथ में ही तो मेजर करते हो, मीटर किलोमीटर। और लेंथ की अगर आप बात करो, इसलिए मैंने बोला कि ये वाली स्लाइड बहुत जरूरी है। तो लेंथ की डायमेंशन देखिए क्या है, L है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या हो गई, L। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे टाइम की डायमेंशन क्या है, हम किसकी डायमेंशन निकाल रहे हैं, हम वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल रहे हैं। ठीक है, टाइम की डायमेंशन क्या है बच्चे, टाइम की डायमेंशन आपको पता है t है। अब देखो t की पावर 1 है, जब किसी भी नंबर को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे करते हैं तो उसकी पावर का साइन हो जाता है चेंज। तो जब आप t को ऊपर ले जाओगे तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, एकदम इजी, LT-1। अब जब भी हम किसी की डायमेंशन लिखते हैं ना तो वहां पे हम 3 चीजें जरूर लिखते हैं, MLT जनरली इनको लिखते हैं। अब यहाँ पे तो m है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि भैया m की पावर क्या है, 0। जो नहीं है उसकी पावर आप क्या कर दोगे, 0। तो आपको अपनी बुक में LT-1 या m0 LT-1 वेलोसिटी की डायमेंशन दिख जाएगी। ठीक है, दूसरी हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम लेंगे जिससे आपको क्लैरिटी मिले अच्छे से। एक्सीलरेशन, तो देखो अब एक्सीलरेशन आपको पता है। अब एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकालने के लिए अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन पहले से पता है तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लीजिए कहीं आपको एक्सीलरेशन की डायमेंशन निकालनी है, अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन याद है तो अच्छी बात है, नहीं पहले आप वेलोसिटी निकाल लीजिए फिर ये निकाल लीजिए। ठीक है, या आप वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, वैसे भी हो जाएगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे कैसे करेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन हमें पता है क्या है, LT-1 या हम m0 भी लिख सकते हैं। फिलहाल अभी m है ही नहीं तो क्या मतलब है, टाइम क्या हो जाएगा t। अब देखिए t को इधर नीचे से ऊपर ले जाऊंगा मैं तो -1 होगा, और ऊपर पहले से ही -1 है, और -1 कितना हो जाएगा, -2। यहाँ पे m है नहीं तो m को क्या लिख दूंगा, 0। तो ये m0 LT-2 किसकी डायमेंशन आ गई बच्चे, एक्सीलरेशन की। ठीक है, ये क्लियर है। अब आपने एक्सीलरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, एक बार सोचिए आपको समझ आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा होगा शायद। ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट
तो नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चे ma, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और उसमें निकालते हैं। ठीक है, तो फोर्स का बच्चे फॉर्मूला होता है ma। ठीक है, आपको पता है मास की हम डायमेंशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मास की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल M। और एक्सेलरेशन की अभी आपने डायमेंशन निकाली है ना, देखिए क्या है, LT-2 लिख सकते हैं, M है ही नहीं तो कोई लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं LT-2। अब आप इसको जब कंबाइन करेंगे तो देखिए M1, इसमें तो M है ही नहीं, L1T-2, तो हम बोल देते हैं फोर्स की डायमेंशन क्या आ गई? MLT-2। किसकी डायमेंशन आ गई? फोर्स की। ठीक है, अब फोर्स की आ गई तो फोर्स से रिलेटेड हम निकाल लेते हैं वर्क। ठीक है, वर्क बच्चे W का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है नॉर्मल फॉर्मूला हमारे वर्क। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चे? MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा, इसकी डायमेंशन क्या होती है? L। कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ML2T-2। भाई L1 दो L हो गए कि नहीं? तो ये हो गया ML2T-2। अब अगर हम इसके आगे बात करें बच्चे, हमने फोर्स भी निकाल लिया, वर्क भी निकाल लिया। ठीक है, अब इन क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने के बाद अगर हम अपनी अगली क्वांटिटीज में आए, जैसे बच्चे प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, तो हम इनकी भी डायमेंशन निकालते हैं जिससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो बच्चे अगर हम प्रेशर की बात करें, शायद आपने किसी जमाने में पढ़ा हो कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? पूरा लिख दे रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब हमें प्रेशर की डायमेंशन निकालनी है। फोर्स की डायमेंशन आपने पीछे पढ़ी है ना, पलट के देखिए, MLT-2। और एरिया, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ भी एक टाइप ऑफ लेंथ है, लेंथ भी एक टाइप ऑफ लेंथ है, तो कितनी बार लेंथ आ रही है? 2 बार आ रही है ना, मतलब L इंटू एल, और L इंटू एल क्या हो जाएगा बच्चे? L स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, अब ये L स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो L की पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी कि नहीं? -2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे L1 है, वहां -2 है, तो 1 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा। ठीक है, तो ये किसकी डायमेंशन आ गई हमारी? ये आ गई बच्चे किसकी डायमेंशन? प्रेशर की डायमेंशन आ गई। अब मान लीजिए प्रेशर की भी आ गई सर, अब हम किसकी निकालते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन निकालने से पहले एक चीज की और डायमेंशन निकाल लीजिए बच्चे, चार्ज। ठीक है, ठीक है, आपने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, I = Q/T, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां से अगर मैं Q का फॉर्मूला निकालूं बच्चे तो क्या आएगा? IT आएगा कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं चार्ज की बात करूं, ठीक है, कैपिटल Q भी लिख सकते हो, तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? IT। ठीक है, अब बताओ I की डायमेंशन क्या होती है? नॉर्मल एम्पियर। I भी लिख सकते हो लेकिन एम्पियर में यूज करूंगा, और इसकी क्या हो जाएगी? T। तो AT किसकी डायमेंशन हो गई? AT डायमेंशन हो गई हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, अब क्लास 10th में ही आपने देखिए फॉर्मूला, जिस चीज का आप डायमेंशन निकाल रहे हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है तो वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, V इक्वल क्या होता है बच्चे? W/Q। ठीक है, वर्क की डायमेंशन अभी हमने पीछे निकाली है शायद, देखिए क्या निकाली है वर्क की डायमेंशन? ML2T-2, ML2T-2। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या निकाली हमने? इसकी डायमेंशन निकाली है AT। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो मेरी बात समझिए, ML2T-2। ठीक है, और साथ में आ गया A को ऊपर ले जाऊंगा तो -1, T को ऊपर ले जाऊंगा तो -1। ठीक है, अब देखिए M तो M ही रहेगा, L तो 2 ही रहेगा, -2 -1 कितना हो जाएगा? -3, और A की पावर -1। ये किसकी डायमेंशन आ गई? ये आ गई बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, लास्ट अगर हम देखें, इसको निकाल के जाना है, रुकना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? फॉर्मूला पढ़ा था सर हमने, V = IR। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। R की वैल्यू क्या आती थी यहां से? V/I। तो रेजिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा? V/I। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो R की डायमेंशन क्या हो जाएगी? V की डायमेंशन, ठीक है, अपॉन I की डायमेंशन। I हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? एम्पियर। ठीक है, और V की डायमेंशन क्या देखिए हमने निकाली है, क्या है? याद कर लीजिए थोड़ी थोड़ी डायमेंशन, ML² T−1 A−1। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी ML²।
टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स। ठीक है, अब ये बताइए इस ए को ऊपर ले जाएंगे तो इधर नॉर्मल है, ऊपर जाएगा -1 और ये भी -1 है, तो -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा -2। तो ये किसकी आ गई, ये आ गई रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे, हमने सारी बातें भी समझी, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके सारी बातें क्लियर होगी। थैंक यू, मिलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के साथ।